तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अब आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर के आ गए हैं जो हमारा 5वां पेपर है कॉन्ट्रैक्ट वाला, उसकी पहली लॉन्ग वीडियो, डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेकर के आ गए हैं। चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए, कॉपी पेन से निकाल लीजिए और हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है वह है कि संविधा की परिभाषा दीजिए। संविधा की परिभाषा दीजिए। एक संविदा के आवश्यक तत्व का वर्णन कीजिए। एक करार कब संविदा बनता है। सभी संविदा अनुबंध करार ठहराव होते हैं, किंतु कभी करार ठहराव संविदा अनुबंध नहीं होते। विवरण सहित व्याख्या कीजिए। करार के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। क्या प्रत्येक करार संविदा होता है। तो बाकी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर पे चल रहा हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम आंसर पे चलते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि संविदा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसका मास्टर क्वेश्चन हमने ये बना दिया है और इसी को आपको लिख करके आना है और पूरे के पूरे 20 नंबर आपको इस क्वेश्चन में से मिलेंगे, ठीक है। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में संविधा का विस्तार संविदा अधिनियम 1872 के प्रवर्तन के पहले से ही विद्यमान रहा है। मतलब कि जब अधिनियम 1872 बना उससे पहले से भी संविधा चल रही थी। मनु संहिता के अनुसार प्राचीन समय में लोग अपने द्वारा दिए गए वचन का पालन करना अपने परम कर्तव्य मानते थे। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को भंग करता था तो उसे पाप का भागीदार माना जाता था। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने वचनों का पालन करते थे और राजा को ऐसे कर्तव्य पालन न करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार होता था, ठीक है। तो इसी चीज को अब आके लेकर के चलेंगे। पहले जो ये वचन होते थे अब उनको बोला जाता है संविदा, ठीक है, करार, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं कि संविदा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, संविदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन तथा ट्रेहेयर से मानी जाती है, जिसमें कौन का अर्थ साथ साथ या एक साथ तथा ट्रेहरे का अर्थ आकर्षित करना। बाद में इनका संयुक्त रूप से कौन ट्रेहरे अर्थात कॉन्ट्रैक्टम के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, जिसका अर्थ टू ब्रिंग टुगेदर अर्थात एक साथ लाने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो यहां से बना था हमारा शब्द कॉन्ट्रैक्टम और कॉन्ट्रैक्टम से अब इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट, जिसका हिंदी में अर्थ है संविदा। अब देखते हैं कि संविदा है क्या। यहां पर हम देखने वाले हैं कि संविदा है क्या। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। संविदा को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2H में परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा को जानने से पहले विधिवेत्ताओं द्वारा दी गई परिभाषाओं को जान लेना हम उचित समझेंगे, तो उसी को जानेंगे। देखिए, संविदा का सामान्य अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने दिए गए वचनों के पालन हेतु दायित्व उत्पन्न करना ही संविदा है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई सामान्य परिभाषा, मतलब कि दो लोग जब किसी एक दायित्व के लिए, किसी कर्तव्य को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए दोनों वचनबद्ध हो जाते हैं कि भाई इस काम को मैं ऐसे करूंगा और हम दोनों साथ में मिलकर के इस काम को ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है संविदा। अब विधि शास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषा, ठीक है कि सामंड के द्वारा। सामंड कहते हैं कि संविदा एक ऐसा करार है जो दो पक्षों के मध्य दायित्व का सृजन करता है एवं उसकी व्याख्या भी करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। सर विलियम एंसन के अनुसार, देखिए, संविदा से आज से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ऐसे करार या समझौते से है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो तथा जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पक्षकार दूसरे पक्षकारों के विरुद्ध किसी काम को करने अथवा न करने के लिए कुछ अधिकार अर्जित कर लेता है या कर लेते हैं, वही क्या कहलाई जाती है, संविदा। अब धारा 2H के अनुसार, धारा 2H मतलब कि 1872 की धारा 2H में इसको क्या बोला गया है कि वह करार जो विधिवत
परिवर्तनीय हो, संविदा है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संविदा एक ऐसा विधि द्वारा परिवर्तनीय करार है जो दो पक्षों के बीच उनके द्वारा दिए गए वचनों के पालन के लिए दायित्व उत्पन्न करता है। मतलब कि दो लोग समझते हैं, दो लोग एक दूसरे साथ में, दोनों लोग किसी कार्य को करने के लिए वचन लेते हैं, कभी इस काम को हम इतने दिन में समाप्त कर लेंगे, उसी को हम कहेंगे करार या संविदा। आई होप कि दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अधिनियम की धारा मतलब 1872 की 2H के अनुसार संविदा की परिभाषा में मुख्य रूप से दो बातों का होना आवश्यक है। नंबर 1, सबसे पहले तो है कि करार हो, पक्ष के मध्य, करार का मतलब वचन होने चाहिए, पक्षकारों के मध्य करार होना चाहिए। हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, करार कहलाता है। करार क्या हो गया? मतलब कि हर एक वो वचन जो ऐसे वचनों का संवर्ग है, मतलब कि वचनों का क्रम है जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, करार कहलाता है। प्रतिफल एक दूसरे के लिए उससे कुछ ना कुछ हासिल होता हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। संविदा विधि के अधीन करार दो प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला करार होता है विधि द्वारा परिवर्तनीय करार और दूसरा है शून्य करार। ठीक है दोस्तों, अब शून्य करार को भी ध्यान रखना, ये जो शून्य करार है वो शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब पहला देखेंगे विधिवत करार क्या है। परिवर्तनीय करार संविदा के दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि करार ऐसा होना चाहिए जिसे विधि के द्वारा लागू करवाया जा सके। मतलब कि वो वचन जो विधिवत लिए गए हों उनको बोलेंगे विधित करार। अतः स्पष्ट है कि केवल वे ही करार संविदा हो सकते हैं जो विधिवत परिवर्तनीय हों। सभी करार संविदा नहीं है, किंतु सभी संविदा करार हैं। इट मीन्स कि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो विधित रूप से जो है वही संविदा कहलाएंगे, वही करार कहलाएंगे, अतार्थ नहीं कहलाएंगे। तो उसी बात को फॉलो करते हुए कह रहे हैं सभी करार संविदा नहीं है। करार का मतलब वचन, सभी वचन विधिवत थोड़ी ना लिए जाते हैं, ऐसे भी बिना विधि के भी लिए जाते हैं, लेकिन सभी संविदा करार हैं। जितनी भी संविदा बनेंगी वो वचनों से, जो विधिवत वचन लिए जाएंगे उन्हीं से बनेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे का हमने एक हेडिंग डाली है, कौन से करार संविदा हैं, मतलब कि कौन से करार संविदा हैं। तो आगे इसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव एक पैराग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कौन से करार संविदा हैं, इस संबंध में प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 के अधीन किया गया है, जो इस प्रकार है। देखिए, सब करार संविदाएं हैं यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हैं और एतद् द्वारा अभिव्यक्त शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। इनमें अंतर्विष्ट कोई भी बात भारत के प्रवत्त और एतद् द्वारा अभिव्यक्त निश्चित न की गई किसी ऐसी विधि पर जिसके द्वारा किसी संविदा का लिखित रूप में या साक्ष्यों की उपस्थिति में किया जाना अपेक्षित हो, या किसी ऐसी विधि पर जो दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित हो, प्रभाव न दिया गया हो, प्रभाव न डाला गया हो, यहाँ पर डाला गया हो, प्रभाव न डाला गया हो। ठीक है दोस्तों, न डाला गया हो। इट मीन्स कौन से करार संविदा हैं? वो करार संविदा हैं जिनको विधि के अकॉर्डिंग इजाजत मिल गई हो कि हाँ भाई तुम ये वचन भर सकते हो। कंडीशन इसमें यह आ जाती है, वो करार संविदा नहीं है जिन वचनों को विधि के अनुरूप नहीं माना जाता। सपोज दैट कि दो लोग हैं और वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि भाई हम उस व्यक्ति को मार देंगे, हम किसी व्यक्ति का मर्डर कर देंगे, तो ये क्या है? ये करार उन्होंने वचन ले लिया कि उसको मारेंगे, लेकिन विधिवत यह कानूनी अपराध है। तो विधि ये कहती है, विधिवत संविदा ये कहती है कि संविदा में केवल उन वचनों को पूरा किया जाएगा जो संविधान के किसी भी ऐसे रूप में नहीं आएगा जिसके लिए दंड है। ऐसे किसी कृत्य में वो वचन नहीं आएंगे जिसके लिए दंड निर्धारित किए गए। मतलब कि गलत कार्यों के लिए संविदा नहीं है, केवल सही कार्यों के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप के समझ गए होंगे। चलिए, उक्त धार में वर्णित दशाओं के विद्यमान होने पर ही एक करार को विधि द्वारा परिवर्तनीय कहा जाता है। जो हमने अभी बताया है कि विधि द्वारा जो संविदा है
उसमें केवल अच्छे कार्यों के लिए है, बुरे कार्यों के इट मीन्स उनके लिए नहीं है जिसमें संविधान का दुरुपयोग होता हो। चलिए आगे की हेडिंग है संविधा के आवश्यक तत्व, एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अधिनियम की धारा 2H एवं धारा 10 के संयुक्त रूप से पढ़ने पर उनमें वर्णित विद्यमान होना भी आवश्यक होता है, इसलिए संविधा के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहले देखते हैं आवश्यक तत्व जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला है प्रस्ताव एवं स्वीकृति, दूसरा करार, तीसरा है सक्षम पक्षकार, चौथा है स्वतंत्र सहमति, पांचवा विधिपूर्ण उद्देश्य एवं प्रतिफल हो, छठा है अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित ना किया गया हो। देखिए शून्य घोषित का मतलब हम समझेंगे आगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं जो विधि के अनुरूप वचन नहीं होते उन संविदा को निरस्त कर दिया जाता है, वो शून्य कहलाई जाती है। सातवां पॉइंट है लिखित एवं पंजीकृत होना चाहिए। अब इन सबको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। ठीक है, अगर इन सबको डिटेल में समझ गए तो पूर्ण जो संविदा है वो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला है प्रस्ताव एवं स्वीकृति। देखिए एक वैध संविदा के लिए प्रस्ताव एवं स्वीकृति का होना आवश्यक है, क्योंकि करार अथवा संविदा के लिए प्रथम चरण यह होता है, इसके माध्यम से ही कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख प्रकट करता है और जब वह अन्य व्यक्ति उस पर अपनी अनुमति देता है तब वह स्वीकृति होती है, जो करार अथवा संविदा का दूसरा चरण होता है। धारा 2A के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी बात को कहने या करने से प्रवहित रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है, मतलब कि बताता है या उसको बताता है, इंफॉर्मेशन करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह प्रस्थापना करता है, यह कहा जाता है। धारा 2B के अनुसार प्रस्ताव स्वीकृत कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, और जब प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वह वचनबद्ध कहलाता है या फिर वो वचन कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं, A B से उसकी कार खरीदने का प्रस्ताव रखता है, B इस प्रस्ताव के अनुसरण में अपनी कार A को बेचने के लिए राजी सहमत हो जाता है। तो देखिए क्या हुआ, पहले में रखा प्रस्ताव, दूसरे में स्वीकृति हो गई। इस प्रकार A और B के बीच कार बेचने खरीदने का एक वचन हो गया। ठीक है दोस्तों, A ने कहा भाई तुम हमें कार दे दो, उसने रखा प्रस्ताव, दूसरे ने कह दिया ठीक है मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं। ठीक है, तो दोनों में एक ने प्रस्ताव रखता है, दूसरे ने स्वीकृत कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो अब दोनों के बीच बताओ तो कब दोगे, वो कहेगा भाई फलानी तारीख को मैं तुम्हें अपनी कार बेच दूंगा इतने रुपए में। ठीक है, तो वो कह रहा है ठीक है भाई ये लो 10 रुपए और उस दिन में मुझे बाकी जो पैसे हैं वो मैं तुम्हारे दे दूंगा, तब तक इस कार को किसी और को मत बेचना। तो ये बन गई संविदा, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है पॉइंट करार। देखिए संविदा के लिए दूसरा आवश्यक तत्व करार होता है, क्योंकि करार से ही संविदा का निर्माण होता है। करार को धारा 2E में परिभाषित किया गया है, हर एक वचन और ऐसे वचनों का एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का हो करार कहलाता है। अर्थात करार प्रस्ताव स्वीकृत एवं प्रतिफल से मिलकर बनता है। प्रस्तावना स्वीकृत, देखिए करार में बता दूं, पहले हुई प्रस्तावना, फिर स्वीकृति, फिर हुआ प्रतिफल, तीनों का प्लस ऐड करके, तीनों को ऐड करके ठीक है उत्तर मिलता है हमें करार, एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट। अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया था, एक ने कार बेचने के लिए बोला, दूसरे ने हाँ कर दी। अब उन दोनों ने क्या किया, ए ने कहा भैया कार का ना एग्रीमेंट कर ले, सुना होगा तुमने एग्रीमेंट, करार, कि भाई उस समय उस दिन तक मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तब तक मुझे ही अपनी कार बेचना, किसी और को मत बेच देना। ठीक है, उसके पहले ही वो कुछ उसकी धनराशि जो कार में, जैसे कार 2 लाख रुपए की थी तो 2,000 रुपये, 10,000 जो भी उसको दे देता है पहले। ठीक है, अब है तीसरा सक्षम पक्षकार हो। सक्षम पक्षकार हो।
चलिए सक्षम पक्षकार को समझते हैं। देखिए संविदा के लिए पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है। यदि पक्षकार सक्षम नहीं है तो ऐसी संविदा वैध नहीं होगी। संविदा करने के लिए कौन सक्षम है, इस संबंध में धारा 11 में उपबंध है, जिसके अनुसार हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्ययन है प्राप्त वह हो और जो स्वस्थ चित्त मतलब कि शरीर से ठीक ठाक हो और किसी विधि द्वारा जिसके वह अधीन है संविदा करने से निर्हरित न हो। अर्थात निम्न व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम हो जाता है। देखिए जो वयस्क हो, वयस्क का मतलब मैच्योर हो, बालक नहीं हो। दूसरा है जो स्वस्थ चित्त हो, मतलब कि शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो, बीमार ना हो, मानसिक रोगी ना हो, किसी पागल ना हो कोई, ठीक है। विधि द्वारा संविदा करने के लिए योग्य हो, मतलब कि विधि भी उसको माने। ऐसा नहीं है कोई जेल में बंद है और उसके लिए विधि बनवा दो तो भैया वो नहीं बनेगी, ठीक है। तो विधि द्वारा संविदा करने के लिए योग्य वही होता है जिसके ऊपर कोई अपराध न हो। देखिए मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष 1903 पीसी, इस वाद में प्रीवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि अवयस्क के साथ की गई संविदा शून्यकारी न होकर पूर्ण रूप से शून्य होगी। अर्थात अवयस्क के साथ संविदा आरंभ से ही शून्य होती है। देखिए संविदा शून्य कब होती है, तो इन तीनों लोगों के अपोजिट में जाकर के देखो, वही संविदा क्या होगी, शून्य होगी। मतलब कि किसी बच्चे से तुमने ऐसा कोई करार कर लिया है तो वो क्या होगी, शून्य होगी। दूसरा मानसिक रोगी, कोई पागल है उससे तुमने लिखवा लिया तो माने थोड़ी ना होगा। और तीसरा है ऐसा व्यक्ति कोई कि जो अभी किसी बेल पर बाहर आया हुआ, उससे संविदा कर ली, पता चला संविदा करने का नंबर तब आया, तब तक उसको फांसी हो गई, तो ये क्या हो जाती है, ये शून्य हो जाती है, ठीक है, जीरो हो जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है चौथा पॉइंट, स्वतंत्र सहमति हो, स्वतंत्र रूप से सहमति हो। देखिए संविदा को विधि द्वारा परिवर्तनीय होने के लिए आवश्यक है कि वह पक्षकारों को स्वतंत्र सहमति से की गई हो, अन्यथा वह शून्यकरणीय होगी। सहमति स्वतंत्र कही जाती है। इस संबंध में धारा 14 में प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार सम्मति स्वतंत्र तब कही जाती है जबकि वह न तो धारा 15 में यथा परिभाषित प्रपीड़न द्वारा कारित हो, न धारा 16 में यथा परिभाषित असमय असर द्वारा कारित हो, न धारा 17 में यथा परिभाषित कपट द्वारा कारित हो, न धारा 18 में यथा परिभाषित दुर्व्यपदेशन द्वारा कारित हो, न भूल द्वारा कारित हो, किंतु यह बात धाराओं 20, 21 और 22 के उपबंधों के अधीन है। सम्मति ऐसे कारित तब कही जाती है जबकि वह ऐसा प्रपीड़न, असमयक असर, कपट, दुर्प्रदेशन या भूल से न हो और न ही उससे दी जाती हो। इट मीन्स मैं आपको उसको बताता हूं कि उदाहरण से समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। स्वीकृति किसी से जबरदस्ती तौर पे ना ली गई हो, किसी कपट से ना ली गई हो, छल से ना ली गई हो, किसी को बहका करके ना ली गई हो, किसी के एवज में ना ली गई हो, किसी दबाव जोर के ना ली गई हो, ठीक है। तो वो अगर ऐसे में ली गई है सम्मति, किसी भी कार्य करने के लिए अगर स्वीकार्य की गई है, वचन लिया गया है, तो उसको शून्य माना जाएगा। उदाहरण के लिए ख को प्रवंचित करने के आशय से क मिथ्या व्यपदेशन करता है कि क के कारखाने में 500 मन नील प्रतिवर्ष बनाया जाता है और तद्वारा ख को वह कारखाना खरीदने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ ख की सहमति स्वतंत्र नहीं है, इसलिए संविदा ख के विकल्प पर शून्य करनी है, ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए दूसरा मैं समझा देता हूँ। वो जो कार जो खरीदी जा रही थी, अब उस पर समझो कि किसी व्यक्ति ने उससे ये कहा है, अरे यार वो जो कार है ना 100 रुपये के पेट्रोल में 100 किलोमीटर जावे, ये उसमें खूबी है। तो कोई भी व्यक्ति चाहेगा यार ये कार को मैं ले लूं, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता, तो इसको कहा जाता है सम्यक, ठीक है, बहका करके। चलिए 5वें पॉइंट को देखते हैं, विधिपूर्ण उद्देश्य में प्रतिफल हो। विधिपूर्ण उद्देश्य में प्रतिफल होना बहुत आवश्यक है। क्या है प्रतिफल? देखिए संविदा के लिए आवश्यक है कि करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण हो। करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण होते हैं निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर। देखिए इन परिस्थितियों को छोड़ करके प्रतिफल होते हैं। जैसे कि कौन सी परिस्थितियों को छोड़ना है? वह विधि द्वारा निषिद्ध हो,
मतलब कि विधि द्वारा अगर निषिद्ध होगी तो वो प्रतिफल नहीं है। अथवा वह ऐसा प्रकृति का हो कि यदि वह अनुज्ञात किया जाए तो किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा, अथवा वह कपटपूर्ण हो, अथवा उसमें किसी अन्य के शरीर या संपत्ति को क्षति अंतर्वलित हो, विवक्षित हो, अथवा न्यायालय उसे अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध माने। इन दशाओं में हर एक करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिवत विरुद्ध कहलाएगा, विधि के विरुद्ध कहलाएगा। हर एक करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध हो शून्य करार है। मतलब कि जिसको विधि के खिलाफ हो वो सारे क्या है, बेकार है। जैसे कि किसी ने कहा भाई एक शर्त लगाते हैं, एक वचन करते हैं कि यहाँ से लेकर के तुम अपनी बाइक को और 10 किलोमीटर तक 100 की स्पीड पर लेकर के जाओगे चाहे कुछ भी हो। अब वो क्या है, चाहे रास्ते में कोई भी आए, किसी से टकराए, वो मरे या कोई भी मरे, इस कंडीशन में क्या होगा, विधि के विरुद्ध आ जाएगा। ठीक है, चलिए उदाहरण। वह वचन देता है कि यदि ग जिसे ख को 1000 रुपये हैं, ख को 1000 रुपये हैं, उसे देने में असफल रहा तो वह ख को 6 महीने के बीतते ही 1000 रुपये देगा। ख तदनुसार ग को समय देने का वचन देता है। यहाँ हर एक पक्षकार का वचन दूसरे पक्षकार के वचन के लिए प्रतिफल है और विधिपूर्ण प्रतिफल भी है। ठीक है, देखिए कै जो कह रहा है कि भाई कै ने उसे पैसे, सपोज दैट के 3 लोग हैं, 3 लोगों ने, एक ने दूसरे को पैसे दिलवा दिए तीसरे से उधार कि भाई तू इसे पैसे दे दे, गारंटर मैं हूं। उसने कह दिया अगर तूने इसके पैसे नहीं दिए तो मैं तुझसे 10,000 के लिए 20,000 वसूलूंगा, और ए से कह रहा भाई तेरे पैसे मिल जाएंगे, चाहे ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। तो अब तीनों का उसमें क्या होगा, प्रतिफल होगा, तीनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अभिव्यक्ति रूप से शून्य घोषित न हो। अब शून्य की बात आ गई ना, उस पर ध्यान रखना। देखिए संविदा के लिए आवश्यक है कि कोई करार अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित न किया गया हो। यदि वह अधिनियम के अंतर्गत शून्य है तो उसमें संविदा के शेष तत्वों के होने पर भी वह विधित परिवर्तनीय करार नहीं हो सकता। संविदा अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन करार को शून्य घोषित कर दिया जाता है। देखिए कौन से करार हैं। सबसे पहला धारा 20, जहां पक्षकारों ने भूल के अधीन करार किया हो, मतलब कोई भी करार जो है वो भूल से किया हो वो शून्य होगा। धारा 25 प्रतिफल के बिना किया गया करार। धारा 26 विवाह का अवरोधक करार किया गया हो। धारा 27 व्यापार का अवरोधक करार किया गया हो। धारा 28 विधिक कार्यवाहियों के अवरोध करार किया गया हो। धारा 29 जहां करार का अर्थ अनिश्चित हो। धारा 30 बाजी के लिए करार हो। धारा 36 असंभव घटनाओं पर आधारित कोई करार हो, या धारा 56 असंभव कार्य को करने के लिए कोई करार हो। मतलब कि इस तरह के जितने भी करार हैं दोस्तों वो सारे के सारे शून्य होंगे। ठीक है, 0 होंगे। चलिए आगे है लिखित एवं पंजीबद्ध हो। देखिए संविदा के लिए यह बहुत आवश्यक तत्व है कि एक संविदा में विद्यमान होना जरूरी नहीं है, क्योंकि संविदा मौखिक या लिखित या आचरण द्वारा हो सकती है। लेकिन यदि किसी विधि द्वारा लिखित में होना पंजीबद्ध होना आवश्यक है तो उसे लिखित एवं पंजीबद्ध होना चाहिए। देखिए इसमें कह रहा है कुछ संविदाएं ऐसी होती हैं जो मौखिक रूप से हो जाती हैं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट होती हैं उनमें लिखितबद्ध वो होनी चाहिए। जिनमें तुम्हें लगे कि ये इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है तो उसको विधिबद्ध होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा संविधान, ये थी हमारी संविदा। ठीक है, संविदा क्या होती है, कैसे उसका अर्थ है, क्या परिभाषा, कैसे संविदा शून्य होती है, क्या उसके करार है, हमने सारा जान लिया है। आई होप को सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें हमारी वीडियो को, और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। ठीक है, अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ समस्या हो तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम तुम्हें पर्सनली गाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।